अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर अलजेब्रा। और इस कोर्स के लिए हमने जो बुक फॉलो करनी है वो एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरविन क्रेजिग है। और इस बुक का हमने 10th एडिशन फॉलो करना है। मैं लिंक आपको जो है वो बुक व्हाट्सएप में PDF फॉर्म में भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और इसके अलावा लिंक जो है LMS पे भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन, जो इसके कंटेंट्स हैं वहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें जो चैप्टर्स करने हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 करना है फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, चैप्टर 2 करना है सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडीज करना है हमने यहाँ से। इसके अलावा हमने यहाँ पे करना है चैप्टर नंबर 7 जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। ये आपकी स्टार्टिंग चैप्टर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, और जो आपके लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है। तो ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है वो लीनियर अलजेब्रा से, और जो कि है चैप्टर नंबर 7। आप बेशक इस चैप्टर का जो है वो प्रिंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर डेफिनेशंस गिवन है इस चैप्टर नंबर 7 में। Chapter number 7 is all about the linear algebra, matrices, vectors, determinants और linear system। और जो हमारा पहला लेसन है, पहला लेक्चर जो है वो हमारा सारा रिलेटेड है मैट्रिसेस से। 7.1 टॉपिक है मैट्रिसेस, वेक्टर्स, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा 7.1 के अलावा हम करेंगे टॉपिक यहाँ पे 7.2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद हम टॉपिक करेंगे 7.3 जो कि है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो हमें अभी फ़िलहाल कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो मैट्रिसेस एंड वेक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि मैट्रिक्स होता क्या। आज हमारा जो पहला लेक्चर है जो जिससे रिलेटेड है, ये सारा का सारा मैट्रिसेस और इसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये आपने ऑलरेडी जो है वो मैट्रिक 9th 10th में भी किया हुआ है, FSC में भी किया हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको सारी रिवाइज करवाऊंगी। मैट्रिक्स आपको पता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस व्हिच वी विल इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ A मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं इन एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और फॉर एग्जांपल एक और B मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं 1 3 5 6 7 8। अब ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज्ड है। तो ये आपके पास एग्जांपल है मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसे हम कहते हैं रो। तो यहाँ पे कितनी रोज है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रोज हैं यहाँ पे आपके पास। जो ये सेकंड मैट्रिक्स है इसके अंदर मैं आपको कॉलम बताती हूँ क्या होता है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 कॉलम्स हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स जो हैं इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें, आपके पास 2 रोज हैं पहली मैट्रिक्स ए में और 2 ही कॉलम्स हैं। दूसरी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं। बेसिकली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो साइज ऑफ अ मैट्रिक्स बताते हैं आपको। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? m क्रॉस n या m बाय n। m बाय n इज द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। m किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को। हमेशा m हम रोज के लिए यूज करते हैं और n जो है वो हम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम भी 2 है। यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 3। तो इसका साइज है 2 क्रॉस 3 और A मैट्रिक्स का साइज है 2 क्रॉस 2। तो आई होप आपको समझ आ गया कि साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाए, जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रोज थी 2 कॉलम थे, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, सेम ना हो, तो उसे हम कहते हैं ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल शेप की मैट्रिक्स है ये। फिर आ जाए वेक्टर पे। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो या एक ही कॉलम हो तो इसे हम कहते हैं वेक्टर।
कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो या एक ही कॉलम हो उसे कहते हैं वेक्टर। यह आपके पास रो वेक्टर है और ये आपके पास कॉलम वेक्टर है। इसके बाद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होता है? जब दो मैट्रिसेस का साइज सेम हो, यानी ऑर्डर, साइज को हम ऑर्डर भी कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे किया साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास किसी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर या साइज सेम हो और इसके अलावा उसकी एंट्रीज भी सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं। उसको लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 5 और बी मैट्रिक्स भी आपके पास 1 2 3 5 है। दोनों ही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस हैं और दोनों की एंट्रीज भी सेम है, तो इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिसेस है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाए। एडिशन बिल्कुल सेम जैसे आप बहुत दफ़ा कर भी चुके हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड अप कैसे करते हैं। अच्छा, इसके अलावा पहले एडिशन पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। कोई भी मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स को जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे मैट्रिक्स लिखती हूँ। ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ये 1 जो है ये आपके पास 1 पहली रो है, 1 पहला कॉलम, 1 पहली रो और 2 क्या है, ये दूसरा कॉलम। इसको जनरली मैट्रिक्स इसको हम लिखते हैं AIJ। और जो IJ है यहाँ पे कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिसेस की। इसका ये मतलब होता है कि ओपन होके इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ जहाँ भी AIJ का मतलब है कि एंट्री सारी ए की फॉर्म में, A11 12 13 A21 22 23, और बी मैट्रिक्स के लिए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आ जाए एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस में। कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 और एक और बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 1 2 3। तो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स की एंट्रीज को ऐड कर दें दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री को। पहली एंट्री को पहले के साथ ऐड करना है, यानी 1 + 4। दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ एंटर करना है, 2 + 1, 3 + 2 एंड 4 + 3। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारे पास? 5 3 5 एंड 7। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी एक इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसके बाद आ जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? कोई भी स्केलर नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपने फाइंड करना है 3 टाइम्स ऑफ ए। 3 इज अ स्केलर कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है कि 3 जो है वो हर एंट्री के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आंसर क्या आया हमारे पास? 3 6 9 एंड 12। तो आई होप आपको समझ आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। रूल्स क्या होते हैं मैट्रिक्स एडिशन के? a प्लस बी का आंसर और b प्लस a का आंसर सेम होता है एडिशन में, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन। दे आर टॉकिंग अबाउट एडिशन। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कहते हैं। a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c के साथ ऐड कर लें, या b प्लस c को ऐड करके a के साथ ऐड करें, तब भी आंसर सेम आता है, और इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। a मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो a मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगा। ये जीरो जो लिखा है ये मैट्रिक्स है। जैसे अगर a मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और जीरो मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 0 0, तो a प्लस 0 क्या आएगा आंसर? अगेन 1 2 3 4। तो देखें a के ही इक्वल आया। ये जीरो को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को उसी के नेगेटिव के साथ ऐड करें तो आपको नल मैट्रिक्स आंसर में आता है। इसके बाद आ जाए रूल्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि स्केलर जो कांस्टेंट होता है वो कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। दो मैट्रिसेस को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें, या
अलग अलग मल्टीप्लाई करके उन मैट्रिसेस को ऐड कर लें, आंसर सेम होता है। अब यहाँ पे दो स्केलर्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो एक 1 है और एक 2 है, तो 1 + 2 करके फिर a से मल्टीप्लाई करें, या पहले 1 को a से मल्टीप्लाई करें, 2 को a से मल्टीप्लाई करें और फिर फाइनल आंसर ऐड कर लें, आंसर सेम होता है। सिमिलरली दो कांस्टेंट्स हैं, पहले किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। और 1 × एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज सेट 7.1 है, एक्सरसाइज सेट 7.1, एक्सरसाइज सेट 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने करने, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आप करने। सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशंस हैं, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल ऐड अप हो रही है ये सारी, और आपने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आ जाएं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एडिशन में क्या था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो दो मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हैं उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर A का ऑर्डर mn है तो B का ऑर्डर np, ये जो आपका ये पोर्शन है, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज। देखो पहले हमेशा रो लिखते हैं और दूसरे नंबर पे कॉलम लिखते हैं, पहले रो फिर कॉलम। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नंबर्स हों तब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? m × p। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि A मैट्रिक्स से आपके पास 1 2 और B मैट्रिक्स से आपके पास 1 2 3 और 4। अब ऑर्डर लिखते हैं इसका। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक ही रो है और 2 कॉलम है। इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसके कॉलम और इसकी रोज सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो फाइनल आंसर हमें A B का मिलेगा उसका ऑर्डर हम बता सकते हैं, और वो ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों को कट करें, क्या बचा? 1 क्रॉस ये वाला 2, तो ये फाइनल आंसर का ऑर्डर होगा। अब मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ आपको कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले तो इनके ऑर्डर ये देखिए मिडल वाला सेम है, तो इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A को B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एरो एंड वर्टिकली डाउन एरो। ये एरोज लगाना सीख लें, एरोज लगाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आएगी। ओके, सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 6 प्लस 4 × 7। अब पहली पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो अब पहली पूरी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, वो स्पेस छोड़ के। दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम में ही लिखना है। 2 × 5 प्लस 4 × 1, दोनों कॉलम्स हो गए। अब आ जाए दूसरी रो की बारी आ गई। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 6 × 6 प्लस 8 × 7। अब दूसरे ही कॉलम को दूसरी ही रो को दूसरे कॉलम के साथ 6 × 5 प्लस 8 × 1। ब्रैकेट्स जरूर लगाएं क्योंकि हो सकता है यहाँ नेगेटिव्स हों तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। 12 + 28, यहाँ आएगा 10 + 4, यहाँ आया 36 + 56, यहाँ आया 30 + 8। तो क्या आंसर आपके पास आया? 40, यहाँ आया 14, यहाँ 92 और यहाँ आ गया 38। तो ये आंसर है। पहली रो को पहले दोनों कॉलम्स के साथ, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम्स के साथ। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है।
अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 2 और कॉलम भी 2। इसमें रोज है 2 और कॉलम है 1, तो ये देखिए सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डाउन, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो क्या आया 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ओके, पहली रो पहले कॉलम के साथ हो गई, कोई दूसरा कॉलम तो यहाँ मौजूद नहीं है, खत्म हो गए कॉलम्स, तो इसको यहाँ इनक्लोज कर दें। अब दूसरी रो और ये पहला कॉलम, तो क्या आया 1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5, तो क्या आंसर आया यहाँ 12 प्लस 10, 3 प्लस 40, तो आंसर हमारे पास आ गया 22 एंड 43। क्या ऑर्डर है, कितनी रोज हैं 2, कितने कॉलम है 1, तो देखिए फाइनल ऑर्डर क्या बन रहा है 2 एंड 1। ओके, नोट दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। जैसे एडिशन a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है, इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि a b का ऑर्डर और b a का ऑर्डर सेम हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम आए, ये याद रखना है आपने। तो जिस तरह से आपको कहा है कि अगर a b फाइंड करना है तो a पहले a लिखना है और फिर b लिखना है, खुद से चेंज नहीं कर सकते इनका ऑर्डर हम। रूल्स क्या है, k टाइम्स a टाइम्स b में कि ए बी को मल्टीप्लाई कर लें और फिर स्केलर मल्टीप्लाई कर लें। ए बी सी में पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, बात सेम है। आप किसी की जगह चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं कि पहले किसको मल्टीप्लाई कर लें। ऑर्डर सेम है, देखें ए बी सी ए बी सी। अच्छा, इसके अलावा ए प्लस बी टाइम्स सी, तो ए सी प्लस बी सी, इसको सी बी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता। अच्छा, सी ए प्लस सी बी। अब एक और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे थोड़े कॉलम्स ज़्यादा हैं। अब देखिए, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 4 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स -1, पहला कॉलम ख़त्म, दूसरे कॉलम पे आ जाए। पहली रो दूसरा कॉलम 4 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 4, दूसरा कॉलम भी ख़त्म, तीसरे कॉलम पे आ जाए। 4 टाइम्स 7 प्लस 1 टाइम्स 6। अब दूसरी रो पे आ जाए, -5 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स -1, -5 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 4, -5 टाइम्स 7 प्लस 2 टाइम्स 6। तो आप सिंपल आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें आंसर को। यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ आएगा, यहाँ ये एंट्रीज आ जाएंगी फाइनली। तो आई होप आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझ आ चुकी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है, जो आपके पास रो होती है वो आपके पास कॉलम बन जाता है, इन्वर्ट हो जाती है बेसिकली। पहली रो पहला कॉलम ऐसे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस फैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, ये पूरी की पूरी रो किस में चेंज हो जाएगी, पूरे के पूरे कॉलम में, दैट्स इट। तो ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज के रूल्स आपको पता होने चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स आपको वापस एज इट इज़ मिल जाती है। अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लें या अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड करें, आंसर सेम आएगा। किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लें या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके वेक्टर नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम है। और ए बी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा किसके, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ थोड़ा ऑर्डर चेंज हो जाता है, आपने याद रखनी आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। या आप देखें डेफिनेशन क्या बनती है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी एंट्रीज ए हैं और उसके रोज और कॉलम आई जे हैं, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो, यानी जे आई बन जाएगा। तो ट्रांसपोज लेना भी जो है वो बहुत ही ईजी है।
अब आ जाए कुछ स्पेशल जो है वो मैट्रिसेस की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज ए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ए दोबारा आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपने ही ए मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन के साथ ऑपोजिट आ रहा हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल, अच्छा मैट्रिसेस में एक बात जो है वो बतानी थी मैंने आपको कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 तो ये जो आपके पास डायगोनल होता है इसे हम मेन डायगोनल कहते हैं। दिस इज योर मेन डायगोनल। अच्छा, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि जो मेन डायगोनल होते हैं उसमें कोई ना कोई एंट्रीज मौजूद हैं और उससे ऊपर भी कुछ एंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन मेन डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज आपके पास जीरो हैं। मेन डायगोनल से नीचे सारी एंट्रीज आपके पास जीरो हो तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहां मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज जीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास मेन डायगोनल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूं मेन डायगोनल से ऊपर वाली सारी एंट्रीज अगर जीरो है और नीचे कोई ना कोई एंट्रीज मौजूद हैं तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल मैट्रिसेस की डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब मेन डायगोनल में कोई ना कोई एंट्रीज मौजूद है और ऊपर और नीचे बाकी सारी जीरो है तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से और वो इक्वल होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी मेन डायगोनल 1 हो और ऊपर और नीचे सारी एंट्री जीरो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। या 1 0 0 1, मेन डायगोनल 1 है और बाकी सारी एंट्रीज जीरो है। अब आपने करना ये है कि प्रॉब्लम सेट 7.2 में, ये प्रॉब्लम सेट 7.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल लिख रही हूँ यहाँ पे a11 x1 प्लस a12 x2, ये a11 12 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई भी x1 x2 अप टू xn कोई वेरिएबल्स हैं और इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट्स b1 b2 समथिंग लाइक दैट। सिस्टम लिखा है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, x वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। अब इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर ये सारे b1 b2 bm ये सारे जीरो हो जाए तो इसे कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो है, यानी कोई एक भी एग्जिस्ट करता है 1 2 3 4 कोई भी है, तो उसे कहेंगे नॉन होमोजीनियस। और अगर सारे जीरो हो जाए तो होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। अगर इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो x1 x2 x3 जो वेरिएबल्स हम फाइंड करते हैं, अक्सर क्रैमर रूल से फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से फाइंड करते हैं, बहुत सारे मेथड्स किए हुए हैं हमने, रो एचलन फॉर्म है, कॉलम ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे मेथड्स किए हुए हैं। अगर उन किसी भी मेथड से x1 x2 x3 जो हमारे पास वेरिएबल्स है फाइंड करें और वो सारे वेरिएबल्स जीरो आ जाएं तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपने मैट्रिक में और एफएससी में भी किया हुआ है, क्रैमर्स रूल किया हुआ है और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड किया हुआ है, वो जो ए इनवर्स फाइंड करते हैं, एडजॉइंट और मेथड। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी? ax इक्वल्स टू b, और a मैट्रिक्स क्या होंगे? ये सारे के सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स a11 a12 अप टिल a1n, a21 22 अप टिल 2n, सारे एंट्रीज ए मैट्रिक्स। x में क्या आएगा? वो सारे वेरिएबल्स जो आपने फाइंड करने हैं, x1 x2 अंटिल xn,
और बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारे राइट साइड पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे हमने यूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये एफएससी में भी हमने की थी लेकिन मैं आपको दोबारा रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम रो ऑपरेशंस और जो एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में यूज करेंगे आगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए। सारी एंट्रीज ए मैट्रिक्स की लिखने के बाद यहाँ लाइन लगाएं और जो ये जो राइट साइड पे आपके पास एंट्रीज हैं B1 B2 अप टिल Bn, ये आप यहाँ पे लिखेंगे B1 B2 अप टिल Bn। सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आ जाए ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस में। हम कुछ जो है वो थोड़े बहुत सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह की लाइंस हो तो किस तरह का सॉल्यूशन होता है। किया हुआ आपने ज्योमेट्रिकली किया हुआ है, सेकेंड ईयर में आपने 5th चैप्टर किया हुआ है कि जब हम ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशंस को एक्स इंटरसेप्ट्स वाई इंटरसेप्ट्स लेके। यहाँ मैं आपको बताती हूँ बेसिकली वो जो हम ड्रॉ करते थे उसमें सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते थे। कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन यहाँ पे मैंने आपको जनरल इक्वेशंस लिख दी हैं। इसमें वेरिएबल है x1 और x2, हमने ये फाइंड करना है। अब x1 और x2 जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, लीनियर का हमेशा स्ट्रेट लाइन। जब भी लीनियर इक्वेशंस होंगी तो 3 केसेस होते हैं सॉल्यूशन के हमारे पास। पहला केस क्या है, फॉर एग्जांपल x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें और ग्राफिकली हम उन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने और दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर ली। अब देखिए दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये वो पॉइंट है जहां पे x1 और x2 की वैल्यू आपके पास यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो अगर तो आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो एक ही सॉल्यूशन आएगा और उसे कहेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपके पास लाइंस जो है, फॉर एग्जांपल सेकंड केस क्या है, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करती हूँ। सेकंड केस क्या है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की पहली इक्वेशन की ग्राफ और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आ गया। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, सेम लाइंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम लाइंस हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आपस में मीटअप हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। थर्ड केस जो है वो मैं क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस ड्रॉ करें और x एक्सिस ड्रॉ करें। एक लाइन हमने ये ड्रॉ की और दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की, दोनों लाइंस एग्जैक्ट पैरेलल है। ये थोड़ी सी पैरेलल नहीं ड्रॉ हुई यहाँ से, लेकिन कंसिडर दैट बोथ लाइंस आर एग्जैक्ट पैरेलल। कहीं पे भी एक्सटेंड कर लें मीटअप नहीं होगी। मीटअप नहीं हो रही इसका मतलब है कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको जो है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन में आपको वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया, पॉइंट्स दिए हुए आप नोट डाउन कर लेंगे कि प्रिसाइजली वन सॉल्यूशन होता है इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इफ द लाइंस कोइंसाइड, एंड कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। नो सॉल्यूशन इफ द लाइंस आर पैरेलल। सो आई होप आपको जो है ये यूनिकनेस और सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस जो है वो समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम गॉस एलिमिनेशन करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे। उस गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने एचलन फॉर्म करनी है और वहीं पे मैं आपको थोड़ी सी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म भी बताऊंगी जो आपने फर्स्ट ईयर में भी की हुई है। तो यहाँ तक आप अपनी एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज करें एंड आई विल रिप्लाई ऑल योर क्यूरीज एज सुन एज पॉसिबल।
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और इसके अलावा लेक्चर में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो लेक्चर आप इसको अगेन एंड अगेन रीड करें। लेक्चर की PDF फॉर्म जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा जो है आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें, जो एक्सरसाइज सेट दिया मैंने उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे रो एचलन फॉर्म में और गॉस एलिमिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी वरना आपको। सो प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी जो है वो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। और इसके अलावा इसको शेयर करें अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ भी। सो मे बी इफ़ देर आर मोर स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से जो है वो कोई फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, सी यू सून, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर।